हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन। किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन एज टू यूज एक्सेस और पब्लिक प्लेसेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल फॉर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आज के इस टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप इसमें से कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव तो है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल 14 पर देखा है, अब आर्टिकल 15 है। तो ये जो आर्टिकल है ये इक्वलिटी के ही जो प्रिंसिपल हैं उसके ही कैटेगरी के हैं। तो आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन, भेदभाव की मनाही है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहती है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, shall not means totally prohibited, against any citizen, citizen means Indian citizen, on the grounds only word is important, of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. So this is the bare language article 15 clause 1। अब हम सब इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट केस लॉ और इनके जो मीनिंग है उन सब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। It is a difference in treatment of two or more person or subject. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन या दो पर्सन है, दो पर्सन सिमिलर कैटेगरी इन सेंस कास्ट या रिलीजन के हैं, और उसमें एक रिलीजन है उसको फेवर किया जा रहा है, दूसरे रिलीजन को फेवर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी कास्ट सोसाइटी है। तो इसलिए अगर एक कास्ट को फेवर किया जा रहा है, दूसरी को फेवर नहीं किया जा रहा है, तो अगर एक का फेवर होगा तो दूसरे का अनफेवर होगा, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। तो कंसाइज लॉ डिक्शनरी कहती है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मींस मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना, डिस्टिंक्शन अनफेवरेबल फ्रॉम अदर, जो कि दूसरों से अलग हो। तो बेसिकली ये टर्म है वो इंक्लूड है कंपैरिजन बिटवीन टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्संस। अगर हम कंपैरिजन करेंगे सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, टू इंडिविजुअल में एक का फेवर करना दूसरे का ऑटोमेटिक अनफेवर हो जाएगा। तो इस चीज की डिस्क्रिमिनेशन को, इसी चीज को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। जो ये आर्टिकल है प्रिवेंट द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड मेंशन बिलो। स्टेट को मनाही है वो किसी भी सिटीजन के साथ जो ग्राउंड इस आर्टिकल में दिए गए हैं उनके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकती। ग्राउंड क्या है? तो रिलीजन ग्राउंड है, रेस ग्राउंड है, कास्ट ग्राउंड है, सेक्स ग्राउंड है, प्लेस ऑफ बर्थ ग्राउंड है और एनी ऑफ देम। तो जो बेसिकली है ये आर्टिकल 15 है वो वही प्रिंसिपल अपने साथ लिए हुए है जो आर्टिकल 14 में हम देख चुके हैं, इक्वलिटी का प्रिंसिपल। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है वो सेम ही फंडामेंटल के ऊपर आधारित है, सेम ही उसके पहलू हैं। दोनों ही आर्टिकल कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बट जो ओनली डिफरेंस है वो आर्टिकल 14 कहता है कि जो राइट्स हैं वो प्रत्येक सिटीजन, एवरी पर्सन को अवेलेबल है, और जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि ये जो राइट है ये सिटीजन तक ही सीमित है। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन
कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी तो लॉ की इक्वल एप्लीकेशन सब पर्सन पे नहीं हो सकती, अनलेस एंड अनटिल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जस्टिफाई किया जाता है, उसको सम रीजनेबल क्लासिफिकेशन उसकी की जाती है। क्लासिफिकेशन हम पिछले आर्टिकल में देख चुके हैं। रीजनेबल अगर क्लासिफिकेशन की जाती है और वो भी अगर डिस्टिंक्शन है, वो सब्जेक्ट टू लेजिस्लेशन अगर कोई क्लासिफिकेशन उसकी करती है, तो दैट डिस्क्रिमिनेशन है वो इज जस्टिफाइबल। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 फर्दर कहता है कि एनी डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कैन नेवर बी ए रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो स्पेसिफिक ग्राउंड दिए गए हैं, ये ग्राउंड पर पक्के तौर पे ही रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन को मना करते हैं। आपकी जो क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट स्टेट करेगी वो हो सकती है, बट वो इन ग्राउंड के ऊपर नहीं हो सकती। उसके बाद आर्टिकल जो 51 क्लास है वो इटसेल्फ ये अज्यूम करता है कि देयर मे बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड। अगर ये ऊपर दिए ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, तो जो इनको छोड़ के जो ग्राउंड है उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। बट वो डिस्क्रिमिनेशन गुड है या बैड है डिस्क्रिमिनेशन, वो डिपेंड करता है आर्टिकल 14 का जो प्रिंसिपल है, जो उसमें प्रिंसिपल दिया गया आर्टिकल इक्वलिटी, वो इक्वलिटी का अगर प्रिंसिपल वायलेट होता है तो वो गुड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन क्लासेस ऑन सर्टेन ग्राउंड तो मना करता है, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन काथीरंगा रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र AIR 1952 में कहा था कि जो क्रूशियल वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन दा, विच मीन्स मेकिंग एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू डिस्टिंक्शन अनफेवरेबली फ्रॉम द अदर। अनफेवर है दूसरे के साथ अनफेयर करना, अनफेवर करना इज डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इन नैन सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा था, जो कि डिसाइड हुआ था 22 मई 1953 को। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि दो द लॉ है जो प्रोवाइड करता है इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी। अगर कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना हुआ है जो कहता है कि डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी के उस पे बेस के ऊपर इलेक्शन किए जाते हैं, तो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 आने के बाद वो इलेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इलेक्टोरल के ऊपर, कम्युनिटी इलेक्टोरल के ऊपर से, और वो लॉ है वो वाइड रहे। प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस में डिफरेंस है। प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन करना मना है, बट इन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस रीजनेबल अगर क्लासिफिकेशन होती है तो दिस रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो परमिटेबल है। सुप्रीम कोर्ट इन DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत जो डिसाइड हुआ था 27 जनवरी 1955 को, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था क्या इसमें जो ऑर्डर था गवर्नमेंट का उसके अनुसार जो मध्य भारत के स्टूडेंट हैं उनको कैपिटलाइजेशन फीस नहीं चार्ज की जाएगी, और जो मध्य भारत से नॉन मध्य भारत स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कैपिटलाइजेशन फीस लगेगी। तो इस जो ऑर्डर को वो चैलेंज किया गया था, क्योंकि ये कहा गया कि ये स्टूडेंट के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के, उनको वायलेट करता है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये रूल्स है, ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में दिए गए हैं उसे वायलेट नहीं करता, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस में दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग हैं, कंसेप्ट टोटली डिफरेंट हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है, ज्योग्राफिकली बेस पे जो क्लासिफिकेशन की गई है वो एक जस्ट एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, जो कि एक एजुकेशन को रिलेट करती है, जो कि सरकार का एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में नो डिस्क्रिमिनेशन एज टू यूज और एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का या पहुंच के रूप में कोई भेदभाव नहीं।
आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहती है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, liability, restriction or condition with access to shop, public restaurant, hotel, place of for entertainment. Second, use of well, tank, bath ghat, roads, place of public resort maintained wholly or partly out of the state fund or dedicated to the use of general public. तो जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है वो स्टेट के अगेंस्ट है और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी बात करती है। आर्टिकल डील करता है डिस्क्रिमिनेशन एज टू यूज ऑफ और एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस। जो इस पब्लिक प्लेस है जो मेंशन किए गए हैं इस आर्टिकल में उसमें एक्सेस या उसके पहुंच के में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है जहाँ पे कास्ट सिस्टम अपने पीक पे था, तो अब भी बहुत सी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे ये कास्ट सिस्टम एप्लीकेबल है। तो इसको अलग करने के लिए, इसको हटाने के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें ऐड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन डेमोक्रेटिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, जो कि डिसाइड हुआ था 18 सितंबर 1982 को, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि वह नेसेसरी स्टेप उठाएं ऐसी जो वायलेशन है इसको ख़त्म करने के लिए और इंश्योर करें जो फंडामेंटल राइट है प्राइवेट इंडिविजुअल के, उनकी कोई भी वायलेशन ना हो और जो उसकी वायलेशन करता है उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन हो। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट है ऑलवेज अप्रोच, जो पर्सन है वो कोर्ट को अप्रोच करता है एनफोर्समेंट राइट के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लाइबिलिटी है स्टेट की ऑब्लिगेशन है वो बिल्कुल स्टेट को फ्री नहीं करती कि आपके वायलेट हुए हैं फंडामेंटल राइट। और कोर्ट के पास जो इट इज़ अ ड्यूटी, एक स्टेट की ड्यूटी भी है कि वो उस पर्टिकुलर वायलेशन को रोके और वीकर सोसाइटी है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए ह्यूमनिटी के लिए काम करे। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2 है वो प्रोहिबिशन करती है, बट आर्टिकल 15 की जो क्लॉज 3 है वो कुछ एक्सेप्शन है वो वुमेन एंड बच्चों के लिए स्टेट को देती है, सो दैट कि वो स्टेट वुमेन एंड बच्चों के लिए एक महिलाओं के लिए एक स्पेशल कोई लॉ अगर वो लाना चाहती है तो वो ला सकती है। अगर वो ऐसा लॉ लेके आती है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 की वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 15 के थर्ड क्लास कहती है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो ये दिस क्लॉज है वो बेसिस ऑफ सेक्स की जो हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसकी एक एक्सेप्शन के तौर पे इसे देखा जा सकता है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एपी वर्सेस पीबी विजय कुमार जो डिसाइड हुआ था 12 मई 1995 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो आर्टिकल की क्लॉज 3 है जो रिलेशन है कि जो वुमेन को एक स्पेशल स्टेटस या प्रोविज़न बनाने के लिए स्टेट को इनेबल करती है, क्योंकि जो वुमेन है कंट्री की वो सदियों से दबी कुचली रही है, वो अपने सोशली और इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड रही है, वो अपने कुछ भी पार्टिसिपेशन एक्टिविटी में, देश की एक्टिविटी में नहीं कर पाई, तो उनको उस लेवल तक लेके जाने के लिए ये जो आर्टिकल है ये नेसेसरी था। अब स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन का क्या मीनिंग है? Special provision means state may make to improve women's participation in activity under the supervision and control of the state। कोई भी ऐसी प्रोविज़न जो स्टेट बनाती है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, ताकि जो उनकी स्टेट की जो एक्टिविटी है, देश की जो एक्टिविटी है उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो सके। ये अफर्मेटिव एक्शन में भी हो सकती है और रिजर्वेशन के रूप में भी हो सकती है। अब क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है इनको इन्वोक किया जा सकता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 को
उसका जो स्कोप है उसको देखते हुए। शमशेर सिंह हुक्म सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि डिसाइड हुआ था 19 फरवरी 1970 को, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो आर्टिकल 14, 15 एंड 16 है वो एक सिंगल कोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है और ये सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का स्कोप को निर्धारित करते हुए उसको देखा जा सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के बिट में आती है तो वो सिर्फ इसीलिए स्ट्रक डाउन नहीं की जा सकती कि वह वायलेशन करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। Only such provision can be made under Article 15 which are reasonable and do not altogether obligate or render illusory to the Constitution granted in the enshrined in Article 16 Clause 2. Article 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत आप सिर्फ वही इस तरह के रीजनेबल लॉ है वो बना सकते हैं जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में जो आपको दी गई है गारंटी उसकी वायलेशन नहीं करती है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने 15 क्लॉज 3 में कोई लॉ बना दिया और आपने टोटली ही जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है उसकी प्रोविजन को ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट प्लस ऑफ रेस, रेजिडेंट और एनी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड इन रिस्पेक्ट टू एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑफिस। अब स्पेशल प्रोविजन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making provision for advancement of any socially and educationally backward classes for citizen or the scheduled caste and the scheduled tribe। बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। आर्टिकल 29(2) कहता है कि नो सिटीजन शैल डिनाई एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो क्लॉज 4 है ये इंसर्ट की गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को और ये अमेंडमेंट था रिजल्ट थी सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की जिसका नाम था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरीरंजन जो डिसाइड हुआ था 1951 को। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन है डिफरेंट कम्युनिटी की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 46 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वहां पे स्टेट की ड्यूटी है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रमोट करे। बट कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का वो नॉन जस्टिफाइबल है। इट मीन्स वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है। इसीलिए कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के फेवर में ही अपना डिसीजन देगी। तो इस डिसीजन के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट करने के बाद ये आर्टिकल की जो क्लॉज 4 है उसको इंसर्ट किया गया था। ये ध्यान में रखिए ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है, ये स्टेट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाए। इसके लिए कोई भी रिट आप कोर्ट में नहीं डाल सकते कि दिस इज द ऑब्लिगेशन की स्टेट की जिम्मेदारी है भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन। ये एक एनेबलिंग प्रोविजन अगर स्टेट बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। अब नेक्स्ट है जो कोई बैकवर्ड क्लासेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है कि बैकवर्ड क्लासेस को कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे उसकी जो कमीशन है वो कैसे अपॉइंट होता है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो था काका केलकर कमीशन जो 1953 में
स्टेब्लिश हुआ था। सेकंड जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था 1979 में, जिसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की जो डेफिनेशन है वो शेड्यूल कास्ट की आर्टिकल क्लॉज 24 में और शेड्यूल ट्राइब की क्लॉज 25 में आर्टिकल 366 में दी गई है, जो कि पढ़ा जाता है आर्टिकल 341 और 342 के साथ। अब बैकवर्ड क्लासेस की डिटरमिन करने का क्या बेसिस रहेगा? जो फेमस केस है, लैंडमार्क जजमेंट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो डिसाइड हुआ था 16 नवंबर 1992 को। कॉन्स्टिट्यूशनल 9 जजेस की बेंच ने ये इसको आंसर किया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो आइडेंटिफाई होंगी ओनली बेसिस ऑफ कास्ट, सिर्फ इकोनॉमिक ही क्राइटेरिया के बेस पे ऊपर उसको बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। बैंक जो बेंच है उसने यूनिफॉर्मली ये हेल्प किया था कि रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बेसिस नहीं बन सकती, सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो बैकवर्ड क्लासेस की जो सिटीजन है, कोर्ट ने ये क्या कहा था कि आर्टिकल 16 क्लास 4 में वो आइडेंटिफिकेशन होती है वो कास्ट सिस्टम में होगी, नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक बेसिस। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहती है प्रोविजन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए स्पेशल क्लॉज 5 स्टेट को एनेबल करती है। ये आर्टिकल कहता है कि नथिंग इन दिस क्लॉज और इन सब क्लॉज जी क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल स्टेट को स्पेशल प्रोविजन अगर वो बैकवर्ड क्लासेस की या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाती है तो वो स्टेट उसको बना सकती है उनके रिजर्वेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बना सकते हैं, जिसमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एडेड अनएडेड स्टेट के द्वारा, सिर्फ इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको छोड़ के बाकी सब इंस्टीट्यूट में अगर उनकी एडमिशन के लिए स्टेट कोई स्पेशल लॉ बनाती है तो वो स्टेट उसको बना सकती है। तो ये इस अमेंडमेंट की जो अमेंडमेंट 2005 के अंतर्गत इस क्लॉज को इंसर्ट किया गया था, उसकी जो वैलिडिटी थी वो चैलेंज हुई थी अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2008 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये हेल्ड किया था कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है वो वैलिड है, वो बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन नहीं करता, बट ये जो एडमिशन है इट रिलेट्स ओनली टू स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को निकाल दिया गया था। उसके बाद जो केस आया वो प्रांतीय एजुकेशन एंड कल्चरल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो डिसाइड हुआ था 6 मई 2014 को। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन आया क्या प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल हैं, तो कोर्ट ने हेल्ड किया यस, प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट भी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंतर्गत उनके साथ भी रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजन बनाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को छोड़ा गया था, क्योंकि इस आर्टिकल का ऑब्जेक्ट यही था कि बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको एजुकेशन के मामले में ऊपर लेके जाया जा सके। कोर्ट ने हेल्ड किया जो क्लॉज 5 है और आर्टिकल 21 है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी एंड वुड नॉट वायलेट द प्राइवेट स्कूल्स राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1G। तो ये वायलेशन नहीं थी, तो ये प्रांतीय एजुकेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी के लिए एडमिशन के लिए भी गवर्नमेंट प्रोविजन बना सकती है। अब क्लॉज 6 आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो कि इंसर्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में। ये प्रोविजन थी वीकर सेक्शन के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ये प्रोविजन बनाई गई थी। ये प्रोविजन कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज G और क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट
from making any special provision for the advancement of any economically weaker section of the citizen of अदर देन जो क्लॉज जो सेक्शंस हैं क्लासेस हैं वो क्लॉज 4 या 5 में रह गई उनको छोड़ के। इट मीन्स ये जो इकोनॉमिकली वीकर है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ये प्रोविज़न बनाई गई थी, क्योंकि स्पेशल प्रोविज़न थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो एडिड स्कूल हों अनएडिड स्कूल हों प्राइवेट हों। सिर्फ इसमें माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको छोड़ा गया था। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फोर्स करेंगे किसी भी एडमिशन के लिए तो उसका माइनॉरिटी करैक्टर है वो माइनॉरिटी करैक्टर नहीं रहेगा। तो इसमें जो सीट थी वो मैक्सिमम थी, वो कोटा था वो 10% मैक्सिमम सीट थी, वो सीलिंग कर दी गई। जो भी रिजर्वेशन होगी इस क्लॉज के अंदर वो मैक्सिमम 10% होगी। तो एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसकी जो नोटिफाई है वो गवर्नमेंट करेगी टाइम टू टाइम, उसकी फैमिली की इनकम क्या है और उसके जो अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उसके बेसिस पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की डेफिनेशन करेगी। तो ये कास्ट सिस्टम को छोड़ के जनरल जो क्लॉज के लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में 2019 में इंसर्ट की गई। तो जो 10% कोटा है वो गवर्नमेंट जॉब या हायर एजुकेशन में दिया गया। ये जो 10% कोटा है ये इन एडिशन टू जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन चल रही है ऑलरेडी उनके ऊपर ही दिया गया था। तो इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसका सिविल पिटीशन रिट पिटीशन सिविल नंबर है जो 55/2019 है। इसको इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया क्योंकि ये अल्ट्रा वायस है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करती है। और जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिसाइड हुआ था, यहाँ पे कोर्ट ने 50% सीलिंग लगा दी थी रिजर्वेशन के, कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट की भी वायलेशन है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहुत सी जो रिट है वो फाइल हुई पंजाब एंड हरियाणा में, अदर का हाई कोर्ट में। तो ये सारी रिट क्लब करके जो रिट नंबर है 55/2019 में वो क्लब कर दी गई और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 15 है वो इक्वलिटी का प्रिंसिपल अपने साथ लिए हुए है, बट कुछ साथ में एक्सेप्शन भी है ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर है, बैकवर्ड क्लासेस है, ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उसको देश की डेवलपमेंट में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल सके, उनको ऊपर किया जा सके। तो ये हमारा आर्टिकल 15 का जो प्रॉपर डेफिनेशंस थी जो वो हम इसमें आज हमने देखा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।